हेलो एवरीवन। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पैरेलल बाउंड्रीज और स्पेरिकल बाउंड्रीज का केस दिखाया था। मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर सपोज करिए आपके सामने कोई केस है जहां पर बहुत सारे मीडियम्स हैं और उन मीडियम्स को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है वो पैरेलल है, बाउंड्रीज पैरेलल थी अगर, तो इन दैट केस म्यू और साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलता है हमें हर एक पॉइंट पर। वेयर एज अगर आपके सामने कोई ऐसा केस है जहां पर कई सारे मीडियम्स हैं लेकिन उनको सेपरेट करने वाली बाउंड्री स्फेरिकल है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स बन रहे हैं, तो इन दैट केस आपको जो रिजल्ट है वो स्लाइटली मॉडिफाइड मिलेगा और इन दैट केस आर और म्यू और साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये जो रिजल्ट था, जब ये रिजल्ट हमने डिराइव किया था, उसी रिजल्ट को डिराइव करने के बाद मैंने आपको बोला था कि दो तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। पहली टाइप ऑफ प्रॉब्लम वो है जहां पर आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, चाहे तो ना करें, बट अगर आप इसको यूज करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा या बहुत लेस स्टेप्स में सॉल्व हो जाने वाला है। एंड मैंने उसी वीडियो में एक इलिस्ट्रेशन भी आपको दिखाया था। देन मैंने बोला था कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रिक्टली इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो आज मैं कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ आपके साथ। अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो आप उस वीडियो को चेक करें, उसको देखें, और उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करें, तभी आप आज के प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि ये रिजल्ट हमने डिराइव कैसे किया, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट आप उसको चेक करने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं जो आपको ऊपर दिख रही होगी टॉप राइट कॉर्नर पर। अदरवाइज आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पर भी लिंक दिया हुआ है। क्या है रिजल्ट आर इंटू म्यू इंटू साइन आई, ये आपको अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम तक पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा एक और आपको पॉइंट क्लियर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ऐसा दिखा दिया, कुछ चीजें मैंने पहले से ही यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है सो दैट कि हमारा जो वीडियो है थोड़ा शॉर्ट है। तो अभी मैंने आपके सामने एक हेडिंग डाली हुई है, मीडियम्स विद वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो हेडिंग है ये आपके लिए कुछ नई नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी जो इस कॉन्सेप्ट पे बन चुके हैं और आपने भी डेफिनेटली देखे ही होंगे। बट फिलहाल अभी मैं यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए इसको ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है, बट इस ग्लास स्लैब के अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं है पूरे में, बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई का फंक्शन है कोई। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी ले रखा है यहाँ पर कि लेट म्यू इज इक्वल टू दिस। इस एग्जाम्पल के साथ केवल और केवल हम लोग समझने की बात करें तो आपको दिखेगा कि भाई अब अगर यहाँ पर है कहीं तो y की वैल्यू कुछ और है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। आप ऊपर जाते हैं y चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। आप और ऊपर जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चेंज हो जाता है। तो आप कहाँ पर हैं, y की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने जो फंक्शन लिया है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल। सो दैट अगर कोई लाइट रे यहाँ पर ऐसे एंटर करेगी तो आपको देखिएगा एट ईच मोमेंट, आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम कर करके आए हैं, आपने कभी सॉल्व की है तो आपको आइडिया होगा कि जैसे सपोज करिए यहाँ पर लाइट एंटर करिए तो ये स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, एंड नॉर्मल यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा। आप अगर कहीं पर भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें या कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपको दिखेगा कि उस लाइन के स्लाइटली ऊपर, उस लाइन के स्लाइटली नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक स्लाइट वेरिएशन है। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सो दैट जब भी लाइट ऐसे आएगी तो आने के बाद ये माना जाएगा इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड देन ये टूवर्ड्स द डेंसर मीडियम जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाली है और लाइट रे इस तरीके से आप स्लाइटली बेंड करके दिखा सकते हैं। सो दैट आपको दिखेगा कि यहाँ पर मीडियम की बाउंड्रीज कुछ ऐसी दिखने वाली है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन लाइंस के ऊपर नीचे हर पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर मैंने बोला है कि सपोज करिए ग्लास स्फीयर है, बट वो जो ग्लास स्फीयर है उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगेन वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि आप सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है इस पे डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने यहाँ पर बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज द फंक्शन ऑफ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब आप सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हैं, आप अगर यहाँ पर है, आर की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आर की वैल्यू फ्रॉम द सेंटर चेंज हुई सो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। आप यहाँ पे आए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चेंज हो गया। तो आप सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है इस पे डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन वापस से लिया हुआ है केवल समझाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ सपोज करिए कि आप यहाँ पर है तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, म्यू की वैल्यू इस इक्वेशन से, इस फंक्शन से म्यू नॉट आने वाली।
लेकिन अगर आप बाहर की तरफ गए तो आर की वैल्यू बढ़ी, म्यू की वैल्यू बढ़ी। आप और बाहर गए, म्यू की वैल्यू और बढ़ी। आप सरफेस पे आ गए, म्यू की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। एंड आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंटर से जितना दूर जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है हमारे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि मैंने आपको क्या समझाया, तो अब इसी को कनेक्ट करते हुए मैंने आगे अगला एक डायग्राम बनाया। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है कि जब आप यहाँ पर है तो इस पूरी की पूरी लेयर में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम थी। तो इस पूरी की पूरी लेयर को आप एक थिन ग्लास स्लैब की तरह कंसिडर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इन दैट केस थोड़ा सा ऊपर जाते ही वाई चेंज हो गया। लेकिन इस पूरी की पूरी लेयर के लिए वाई हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है फिर से। तो मैं अगेन इसको एक थिन स्लैब की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, थिन लेयर ऑफ ग्लास की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। एक इसको भी थिन लेयर ऑफ डिफरेंट ग्लास की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये जो अलग अलग कलर के बैंड्स मैंने दिखाए हैं, ये अलग अलग मटेरियल की स्लैब्स रखी हैं, ऐसा इमेजिन किया जा सकता है। एंड अगर आप एक बार इसको ऐसा समझ गए तो आपको दिखेगा कि ये जो केस है, इस केस के अंदर बहुत सारी इनफाइनिटली थिन लेयर्स रखी हैं अलग अलग मीडियम्स की। इस तरीके का एजम्पशन लेकर के हम देन बहुत ही आसानी से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी मैंने दिखाई है। ऊपर वाले ही केस को आप सही समझने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर भी सेम चीज है, अलग अलग कलर के जो स्फेरिकल बैंड्स बना करके दिखाए हैं मैंने। ये जो बैंड्स है, ये अलग अलग मटेरियल के बने हुए स्फेरिकल रीजन्स हैं, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। आप इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, स्लैब नहीं, सॉरी स्लैब नहीं, स्फेरिकल थिन स्फीयर्स रखे हैं, अलग अलग मीडियम्स के थिन स्फीयर्स रखे हैं। मतलब इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले थिन स्फीयर्स रखे हैं, थिन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। इस तरीके से आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। जब आप एक बार इस तरीके से इन दोनों सिचुएशन को अज्यूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब इनके साथ डील करना बहुत आसान। क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? तो इससे सिंपल सा ये फर्क पड़ा है कि जब आप इस ज्योमेट्री को देखेंगे तो विद इन दिस ज्योमेट्री आपको दिख रहा होगा बहुत ही आसानी से कि यहाँ पर आप जब ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये बहुत सारी थिन स्लैब्स हैं अलग अलग मटेरियल की बनी हुई, तो इन सारे मटेरियल्स की स्लैब को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्रीज हैं, ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज पैरेलल बाउंड्रीज। एंड अगर ये बाउंड्रीज पैरेलल बाउंड्रीज हैं तो आप सिंपली यहाँ पर म्यू और साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पर, उसको अप्लाई करते थे। जब मैं इस केस की बात कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो सेपरेशन बाउंड्रीज है वो इस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के फॉर्म में है। तो इन दैट केस यहाँ पर आर म्यू और साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ये वाला केस यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। एंड ये जो रिजल्ट है ये दोनों आपने ऑलरेडी समझ ही रखे हैं कि हमने किस तरीके से डिराइव किए। सो दैट अगर आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है, देन अब हम पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सिंपली पाथ फाइंडर बुक से ही लिया हुआ है मैंने, वो भी चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाता है ये अगर आपने ये पॉइंट एक बार पढ़ लिया है तो। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि एक लेजर बीम है which propagates through a spherically symmetric medium, okay, surrounding a metal sphere of radius 10 centimeter. Refractive index of the medium varies with the distance r from the center O of the sphere and according to the law mu r। देखिए अभी बोला है इसने कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस स्फीयर के सेंटर से आप कितनी डिस्टेंस पे हैं उसके साथ ऐसा रिलेटेड है। सो दैट अगर मैं चाहूँ तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करके ऐसा लिख सकता हूँ कि म्यू की वैल्यू कुछ इस तरीके की दी हुई है, के कोई कांस्टेंट होगा। आपसे बोल रहे हैं कि एक लेजर बीम है जो हमने इस तरफ प्रोजेक्ट कर दी है। यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट दिस इज द स्फीयर जिसकी बात की गई है, जिसको दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। एंड इस स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर आप हैं तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा होगा। एंड स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है अभी, ये आपको मानना है, काफी ज्यादा है। ठीक है, एक लेजर बीम है जिसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया। अब जब लेजर बीम इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट की जाएगी, देन उसके बाद आपसे बोल रहा है कि भाई थीटा की वैल्यू भी आपको दी गई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है यहाँ पर थीटा।
विद द रेडियल लाइन एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। आपसे बोल रहा है कि आर नॉट इनिशियली जो डिस्टेंस है, ये वाली आर नॉट की वैल्यू ये हमें गिवन है 50√2। मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ यहाँ पर 50√2 सेंटीमीटर आर नॉट बोला है इसको। What minimum distance from the surface of the sphere can the beam reach? तो बोल रहा है कि बताइए मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है इसकी। तो बहुत ही आसान है। मैंने बोला कि यहाँ पर एक इस तरीके से स्फीयर कंसिडर किया जा सकता है एंड इस स्फीयर के इस पॉइंट पे आकर के लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट पी पर आकर के लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। देन आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर म्यू आर का फंक्शन है, तो आपको दिखेगा जैसे ही लाइट रे थोड़ा सा अंदर आएगी इस पॉइंट पी पर रिफ्लेक्ट होते हुए, देन ये डेफिनेटली एक लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में आ गई। आप अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ से यहाँ पर जैसे ये पहुंचेगी तो आर की वैल्यू सेंटर से डिस्टेंस कम हो गई, म्यू की वैल्यू कम हो गई। जैसे ही म्यू की वैल्यू कम हो गई वैसे ही आप बोल सकते हैं ना कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होनी चाहिए। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब हुआ कि एट दिस पॉइंट अगर ये लाइट रे एंटर करके ऐसे पहुंची थी, लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट, अगर ये लाइट रे ऐसे एंटर करके पहुंची थी तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अभी नॉर्मल ये बनेगा इस पॉइंट पर। पॉइंट पी इनिशियल पोजीशन पॉइंट था, इसको पॉइंट क्यू बोल देता हूँ। तो पॉइंट क्यू पर नॉर्मल का मतलब है ये वाली लाइन। अब जब पॉइंट क्यू पर ये पहुंची है तो पॉइंट क्यू यानी कि इस बाउंड्री के इधर देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इसके इधर देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है। तो वापस से ये लाइट रे स्लाइटली बेंड होगी अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दैट आप अगर समझ पा रहे हो तो आपको दिखेगा ये लाइट रे हर एक पॉइंट पे इस तरीके से नॉर्मल से अवे बेंड होती जाएगी। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने का मतलब कि लाइट रे हर एक पॉइंट पे इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल टर्न होगी। एंड जब इस तरीके से लाइट रे हर एक पॉइंट पे टर्न हो रही थी तो इन दैट केस यहाँ पर एक पोजीशन ऐसी भी बनी होगी जब ये लाइट रे क्लोजेस्ट थी टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एंड इस पॉइंट को मैंने पॉइंट एस बोल दिया है, सेंटर को मैंने ओ बोल रखा है। नाउ दिस इज द सिचुएशन एंड इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि यही जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस है और हमें इन दैट केस सरफेस से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, हमारा आंसर होने वाला है। बट फिलहाल अभी मैं आर मिनिमम फ्रॉम द सेंटर कैलकुलेट कर रहा हूँ, आर मिनिमम फ्रॉम द सेंटर। तो आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर रिजल्ट आपने निकाला था उसी सेम रिजल्ट को आप पॉइंट पी एंड पॉइंट एस के लिए लगा सकते हैं। पॉइंट पी एंड पॉइंट एस के लिए मैं ऊपर वाला रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा रिजल्ट? आर की वैल्यू पॉइंट पी पर, म्यू की वैल्यू पॉइंट पी पर, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट पी इक्वल होगा एस पॉइंट पर आर की वैल्यू फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस कितनी है, म्यू की वैल्यू पॉइंट एस पर एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट एस। इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट सेम ही रहने वाला है पॉइंट पी और पॉइंट एस पर। अगर मैं ये रिजल्ट अप्लाई करूँ तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो आर नॉट है। म्यू एट पॉइंट पी इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू आर नॉट। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है और ये एंगल 30 डिग्री ऑलरेडी आपको गिवन है, तो साइन 30 है। देन आपको आर की वैल्यू पॉइंट एस के लिए चेक करें तो आर मिनिमम, म्यू की वैल्यू पॉइंट एस पे चेक करें तो के टाइम्स ऑफ आर मिनिमम एंड साइन आई एस का मतलब हुआ पॉइंट एस पर जब ये लाइट रे आई थी तो पॉइंट एस पे ये जो लाइन है यही नॉर्मल, तो पॉइंट एस पे यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 90 डिग्री। सो साइन आई एस 1 हो गया। इक्वेशन आपके सामने है आर मिनिमम का स्क्वायर, कैसे के कैंसिल हो चुका है, आर नॉट स्क्वायर इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर दें अगर तो आर मिनिमम आपको मिल रहा है आर नॉट बाई रूट टू के एंड आर नॉट की वैल्यू 50√2 थी, सो दैट दिस इज 50 सेंटीमीटर। बट आपको आंसर में ये नहीं बताना है, आपको आंसर में बताना है डिस्टेंस ऑफ द लाइट रे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एंड स्फीयर के सरफेस से अगर डिस्टेंस देखें तो इस डिस्टेंस को हमें आंसर में दे रहा है। तो आंसर है आर विच इज इक्वल टू आर मिनिमम माइनस आर एंड आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, सो दैट आंसर हो गया है फाइनली
40 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके अंदर आप समझ पा रहे होंगे कि हमने वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है जो ऊपर हमने पढ़ा था, बिकॉज यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। म्यू इज अ फंक्शन ऑफ आर वाला केस बन रहा है। अलग अलग बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम्स हैं, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है, और उन सबको सेपरेट करने वाली जो बाउंड्रीज हैं वो इस पे कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है, सो दैट अब यहाँ पर सेम रिजल्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं। अब ये एक एग्जाम्पल था, अब मैं एक सेकंड एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ, एंड दैट सेकंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एंड आप इस सेकंड एग्जाम्पल के अंदर भी स्ट्रिक्टली उसी रिजल्ट को अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक प्लैनेट है, एंड उस प्लैनेट के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो एच के साथ चेंज हो रहा है। अगेन अगर आप सिचुएशन इमेजिन करें तो सिचुएशन ऐसी है कि दिस इज द प्लैनेट, एंड इस प्लैनेट के सराउंडिंग में जो प्लैनेट के सराउंडिंग में जो भी मीडियम है यहाँ पर, यानी कि एटमॉस्फेयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फंक्शन से चेंज हो रहा है, म्यू नॉट माइनस के एच। म्यू नॉट एंड के दोनों कांस्टेंट है ऐसा बोल रहा है, प्लैनेट की रेडियस आर है ऐसा बोल रहा है। फाइंड द एल्टीट्यूड एट विच अ पॉइंट फ्लैश ऑफ लाइट स्प्रेड्स अराउंड द प्लैनेट इन अ स्फेरिकल लेयर कॉन्स्टेंटली विद द प्लैनेट इन एडिशन टू द अदर डायरेक्शन। अब आपसे बोल क्या रहा है कि इस प्लैनेट से, इस प्लैनेट की सरफेस से एच हाइट पर कोई ऐसा पॉइंट है, किसी एच हाइट पर एक ऐसा पॉइंट आपको पता करना है, या एक पॉइंट है जो सरफेस से एच हाइट पर है, जहां पर अगर एक फ्लैश होगा तो जो फ्लैश है वो इस प्लैनेट के सराउंडिंग में एक स्फेरिकल लेयर के फॉर्म में, स्फेरिकल लेयर के फॉर्म में स्प्रेड आउट हो जाने वाला है। तो उस पॉइंट की हाइट फ्रॉम द सरफेस बतानी है कितनी होगी। तो अभी पहले तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर क्या वही सेम केस एप्लीकेबल है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप प्लैनेट से कितनी हाइट पर है। आप यहाँ पर जा रहे हैं, हाइट चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर आ रहे हैं, हाइट चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। अलग अलग हाइट पर जाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, मतलब सेंटर से अलग अलग हाइट पर जाकर के, सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे जाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अगर अलग अलग मिल रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ म्यू is a function of r, where r is the distance of the point from the center of the planet. So अगर यहाँ पर भी सेम वही केस बन रहा है तो आप यहाँ पर भी सिमिलर लॉजिक लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं अलग अलग मटेरियल की, एंड उन कॉन्सेंट्रिक लेयर्स को सेपरेट करने वाली जो मीडियम बाउंड्रीज है वो स्पेरिकल है। तो इन दैट केस यहाँ पर भी आर और म्यू और साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट किया जा सकता है। अब पर इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आगे बढ़े तो मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया है। मैंने माना है कि लेट जो सोर्स है जिसकी बात की जा रही है वो एच हाइट पर था यहाँ पर, एंड देन यहाँ से फ्लैश जनरेट होता है, और फ्लैश होने के बाद यहाँ पर जो लाइट रेज है वो हर डायरेक्शन जा रही है। सो लेट कुछ लाइट रेज ऐसी हैं जो जस्ट पैरेलल टू दिस स्फीयर चली गई, जो मैंने यहाँ पर दिखाया, इस स्फीयर के पैरेलल चली गई। सो वो लाइट रेज जो ऐसे पैरेलल गई होगी वो आगे जा करके यहाँ पर पहुंच करके इस स्फीयर के अलोंग जानी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि स्फेरिकल रीजन में स्प्रेड आउट हो तो। अगर ये ऐसा यहाँ पर एक बार बेसिकली टी आई आर कर दें तो उसके बाद ये लाइट रेज फर्दर टी आई आर करती हुई आगे बढ़ेंगी और इस लेयर के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो अगर आपको ये पॉइंट हिट किया, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ, आपको ये पॉइंट समझ में आया मैंने जो बताया, तो अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब केवल मैथमेटिक्स थोड़ी सी बात है। आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये अगर हाइट एच थी तो ये हाइट भी एच है, बट यहां से लेकर के यहां तक की टोटल हाइट, सरफेस से लेकर के यहां तक की टोटल हाइट एच प्लस डी एच बोली जा सकती है। ये तो एच है, एंड वो वाली हाइट पूरी एच प्लस डी एच है।
सो दैट अब यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फ्रॉम दिस डायग्राम अगर आप देखें तो दो पोजीशंस मुझे मिल रही है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी बोल रहा हूँ अगेन, और इस पॉइंट को मैं पॉइंट एस बोल रहा हूँ। वापस से पॉइंट वही है कि अगर म्यू प्रोपोर्शनल टू आर वाला केस है, तो पॉइंट पी पर आर की वैल्यू, पॉइंट पी पर म्यू की वैल्यू, पॉइंट पी पर साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा पॉइंट एस पर आर की वैल्यू, पॉइंट एस पर म्यू की वैल्यू, और साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट एस। पॉइंट पी पर आर की वैल्यू आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस एच। मैंने बेसिकली सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस लिखी है। पॉइंट पी पर म्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, म्यू नॉट माइनस के एच। पॉइंट पी पर साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 हो गया है, बिकॉज पॉइंट पी पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बाउंड्री के पैरेलल जा रही है लाइट। देन पॉइंट एस पर भी बाउंड्री के पैरेलल जा रही है, तो पॉइंट एस पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, सो दैट साइन आई एस की वैल्यू 1 है। आर एस की वैल्यू, पॉइंट एस की सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस एच प्लस डी एच है। एंड पॉइंट एस पर म्यू की वैल्यू आप देखें तो म्यू नॉट माइनस के एच प्लस डी एच बन जाने वाली है। अब इसी रिजल्ट को केवल सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। सो मैंने यहाँ से इसको कॉमन कर लिया है, आर एच एस से मैंने आर प्लस एच को कॉमन किया, सो 1 प्लस डी एच अपॉन आर प्लस एच बनेगा। एंड अगर मैं म्यू नॉट माइनस के एच को भी कॉमन कर लूँ इस वाले ब्रैकेट से, तो ये 1 माइनस के डी एच अपॉन म्यू नॉट माइनस के एच बन जाने वाला है। इसको सॉल्व कर दें अगर, तो आर प्लस एच एंड म्यू नॉट माइनस के एच इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली हमारे सामने जो रिजल्ट लिखा है वो लिखा है 1 इक्वल है 1 प्लस डी एच अपॉन आर प्लस एच एंड 1 माइनस के डी एच अपॉन म्यू नॉट माइनस के एच। ब्रैकेट ओपन करते हैं सिंपली, और अप्रोक्सीमेशन भी लेना पड़ेगा, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक टर्म तो बनेगा ये वाला, वेर एज दूसरा टर्म आपको ऐसा बनता हुआ दिखेगा, के डी एच अपॉन म्यू नॉट माइनस के एच माइनस डी एच स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इंटू म्यू नॉट माइनस के एच। आपको दिखेगा ये वाला जो टर्म है ये निग्लिजिबली स्मॉल हो चुका है, सो दैट इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं और फिर सॉल्व करेंगे तो डी एच अपॉन आर प्लस एच इक्वल मिल रहा है के डी एच अपॉन म्यू नॉट माइनस के एच। सॉल्व कर देते हैं, डी एच से डी एच कैंसिल हो गया है, म्यू नॉट माइनस के एच इक्वल आ गया है के इंटू आर प्लस के एच। इसको सॉल्व करें तो 2kh इक्वल है म्यू नॉट माइनस के आर के। सो यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल रही है 1/2k इन ब्रैकेट म्यू नॉट माइनस के आर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।